गुड इवनिंग फ्रेंड्स। चलिए आज की मीटिंग शुरू करते हैं। आज मीटिंग थोड़ी लंबी है इसलिए जल्दी चालू करेंगे क्योंकि 3 पेज पढ़ना है तो समाप्त हो जाए। लास्ट टाइम हमने 21st मीटिंग का पहला पार्ट देखा था जिसके अंदर ये सेल्फ डिसिप्लिन के ऊपर काफ़ी भार दिया गया है और भगवान बुद्ध के कुछ कोटेशन भी उसके अंदर हमने देखे थे। तो सेल्फ डिसिप्लिन एक ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर तावरिया जी ने भी बहुत भार दिया है कि जब तक सेल्फ डिसिप्लिन हमारे अंदर डेवलप नहीं होती है तब तक हम निष्ठापूर्वक साधना नहीं कर सकते हैं। जिसके अंदर सेल्फ डिसिप्लिन नहीं है वो आज करेगा, कल नहीं करेगा, परसों करेगा। तो ऐसी तरह अगर साधना करते हैं तो प्रोग्रेस नहीं होता, प्रगति नहीं होती है। इसमें कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है, अनिवार्य है। तो इसीलिए ये जो है सेल्फ डिसिप्लिन, पर सेल्फ डिसिप्लिन का मतलब कोई ज़बरदस्ती या दबाव भी नहीं है। करते करते ये सब जब हम क्रिया करते हैं तो उसके अंदर ऐसा एक लगाव आ जाता है कि अपने आप में सेल्फ डिसिप्लिन एक बनती जाती है। फिर किसी को कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि भाई आज तुमने प्रैक्टिस किया कि नहीं। अंदर से एक आता है, टाइम होता है तो व्यक्ति बैठ जाता है। दूसरा सब कुछ काम छोड़ के भी एक बार साधना के लिए बैठ जाता है। तो वो डिपेंड करता है कि आप कितनी निष्ठा से प्रैक्टिस कर रहे हैं और उसका परिणाम ये आना चाहिए कि आपके अंदर एक लगाव आ जाता है फिर, और लगाव के कारण फिर आप इसको छोड़ नहीं सकते। तो उसमें कोई ज़बरदस्ती की बात नहीं है। सेल्फ डिसिप्लिन एकदम नेचुरल होनी चाहिए, अपने आप में आनी चाहिए। और खाली प्रैक्टिस नहीं, फिर हर एक चीज़ के अंदर खाना पीना है तो भाई टाइम सर खाना पीना हो जाएगा। क्या खाना है, नहीं खाना है, वो सब अंदर से एक अंदर से एक डिसीज़न आता है, अंदर से एक समझ आती है ये मुझे खाना है, ये नहीं खाना है, ये टाइम पर खाना चाहिए, नहीं खाना चाहिए। और हर बात के अंदर एक डिस्क्रिमिनेशन, एक विवेक आता है। जैसे कि हम नॉर्मली क्या है कि किसी के गेस्ट बनते हैं, किसी के वहाँ जाते हैं मिलने, तो हमारे यहाँ एक ऐसे एक परंपरा होती है कि मेहमान आया है तो सब कुछ नाश्ता वास्ता कराओ, तो नाश्ता वगैरह रख देते हैं। पर आप एकदम रेगुलर प्रैक्टिशनर है और बीच में कुछ भी नहीं खाते हैं तो आप विनयपूर्वक ना कह सकते हैं। पर यहाँ भी कई लोग क्या है कि ऐसा थोड़ा ही सेंटिमेंटल हो जाते हैं और कि चलो भाई खा लो, क्या इसमें फ़र्क पड़ता है करके। तो ये इस तरह नहीं होना चाहिए। विनयपूर्वक कह सकते हैं हम कि भाई नहीं, ये समय मेरा खाने का नहीं है, तो किसी को बुरा भी नहीं लगेगा। और देखो ये सब चीज़ ऐसी है कि शुरुआत में लोग सब इंसिस्ट करते हैं, थोड़ा फोर्स भी करते हैं। पर जैसे जैसे लोगों को मालूम होता है कि भाई ये व्यक्ति इसी तरह जीती है तो फिर आपको ये कोई दुराग्रह नहीं करेंगे, फिर कोई आपको ज़बरदस्ती नहीं करेंगे। आपके मार्ग के ऊपर फिर बहुत आसानी हो जाती है। तो शुरू शुरू में ये थोड़ा ऐसा होता है, पर ये सब चीज़ों का हमें डिसिप्लिन के अंदर ही ये सारी चीज़ आती है। इस तरह स्लीप का जो है तो भाई किस तरह हम रात को सोते हैं, कौन से समय पर सोते हैं, क्या है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि चलो भाई कोई मैच चल रही है तो 1 आध घंटा खींच लो, 10 साढ़े 10 बजे सोते हैं, इसके बदले 12 बज जाएंगे तो कोई चिंता नहीं। तो इस तरह जो है वो नहीं होता है। सेल्फ डिसिप्लिन डेवलप होती है तो वो सब कुछ अपना समय संभाल के ही व्यक्ति करती है। तो ये सारी चीज़ जो है उसके अंदर अपने आप में एक नेचुरल सेल्फ डिसिप्लिन आनी चाहिए। और ये जी खास इसके ऊपर भार देते थे। दूसरी बात उन्होंने जो इम्पोर्टेंट बात कही थी वो ये थी कि भाई जो कोई महापुरुष होते हैं वो तब आपको मदद कर सकते हैं कि जब आप कुछ करने का प्रयत्न करते हैं। हम लोग सब एक अपेक्षा रखते हैं किसी का आशीर्वाद मिल जाए, किसी की दुआ हो जाए और हम आगे बढ़ जाएं हर क्षेत्र के अंदर। और इसी तरह अध्यात्म के अंदर भी हम सोचते हैं कि कोई महापुरुष का आशीर्वाद मिल जाए
और हम प्रगति कर लेंगे, पर ऐसा नहीं होता है। वो कहते हैं कि जो व्यक्ति इस मार्ग के ऊपर प्रयत्न करती रहती है उन लोगों को ही गाइडेंस आगे का मिलता है, क्योंकि ये प्रकृति का प्रयोजन ऐसा है कि गाइडेंस किसके लिए है, जो कर रहा है इसके लिए गाइडेंस है, जिसको करना नहीं है उसके फिर गाइडेंस या इसको कोई महापुरुष का कांटेक्ट में आए ना आए क्या फ़र्क पड़ता है। तो ये इम्पोर्टेंट एक बात है। इसीलिए वो कहते थे, इसमें लास्ट टाइम देखा था कि आई कैन ओनली शो यू द वे बट यू योर सेल्फ विल हैव टू ट्रैवल अलॉन्ग द रोड। इफ़ यू merely sit and wish you will never travel a step on the road to liberation। तो खाली हम इच्छा करते रहेंगे और बैठे रहेंगे तो हमारी कोई आगे कोई गति नहीं हो पाएगी। तो इसीलिए ये जो है वो ज़रूरी है। और एक दूसरी बहुत इम्पोर्टेंट उन्होंने बात कही थी कि जो कोई महापुरुष है, कोई जिसकी चेतना के साथ आप जुड़े हुए हैं, तो आप अगर डिलीजेंटली काम करते हो तो उसका आपको आशीर्वाद मिलता रहेगा और ये इस मार्ग के ऊपर वो पकड़ के रखेंगे। अगर कहीं थोड़ी गलती होती है और कुछ हम मिस करते हैं तो वो अंदर से एक ये आती है और हमको संभाल लेती है। तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि अगर कोई हायर चेतना के साथ हमारा जुड़ाव हो जाता है तो वो कभी भी हमें गिरने नहीं देती है, इस मार्ग से च्युत होने नहीं देते हैं, निकलने नहीं देती है। इसलिए उन्होंने ये भी एक सेंटेंस लिखा था, वर्क डिलीजेंटली एंड दोज हु कैन लीड यू ऑन विल श्योरली नेवर लेट यू डाउन। लेट यू डाउन ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है। आपको गिरने नहीं देंगे, वो आपको इस मार्ग से निकलने नहीं देंगे, आपको पकड़ के रखेंगे इस मार्ग के ऊपर। तो ये सारी चीज़ें ज़रूरी है। पर सबके अंदर पॉइंट तो यही आता कि आप कितनी डिलीजेंटली, कितनी खंत से, धैर्य से, रिलीजियसली आप सब ये कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, इसके ऊपर सब चीज़ों का आधार रहता है। और लास्ट में हमने ये देखा था कि फिर उन्होंने सब एस्ट्रल बॉडी की बात और फिजिकल में जो मास्टर सेल बनता है और मास्टर सेल्स के द्वारा ही हमारा फिर आगे किस तरह बॉडी निर्माण होता है वो उन्होंने बताया था। तो एक जो उसमें एक मास्टर सेल जो होता है उसके दो हिस्से होते हैं, एक राइट मास्टर सेल और एक लेफ्ट मास्टर सेल, और वो दोनों जो है एक ऊर्जा का वर्तुल बनाते हैं और वो दोनों सामने सामने काम करते हैं। इससे हमारे बॉडी के लेफ्ट और राइट पूरा अंग विकसित होता है। तो ये इस तरह बॉडी बनता है। इसमें अभी आगे क्या कहते हैं ये पढ़ते हैं। आफ्टर दिस इज अकम्प्लिश्ड बोथ द हाउस कंटिन्यू टू सब डिवाइड बट रिमेन डिस्टिंक्ट थ्रू आउट द बॉडी सिस्टम। तो अब जब ये दोनों जो ऊर्जा के वर्तुल है वो कंप्लीट बन जाते हैं तब उसके बाद में उसकी भी और ये डिवाइड होते जाते हैं अलग अलग रूप में, पर वो अलग ही रहते हैं। वो बॉडी के अंदर वो मिलते नहीं है, वो अलग रूप में ही काम करते हैं। और जैसे हम जानते हैं कि भाई हमारे जो चक्र है वो इसी तरह का है। कोई जो चक्र है वो हर एक चक्र जो है उसके दो पार्ट इसमें बताए, पर अनाहत और विशुद्धि चक्र ऐसे कि जिसके अंदर डिस्टिंक्टली दो पार्ट हम देख सकते हैं। तो ये लेफ्ट और राइट दो पार्ट, क्योंकि दो मास्टर सेल बने राइट और लेफ्ट, इसीलिए हमारे अंदर जो चक्र भी है वो हर एक चक्र के लेफ्ट और राइट ये पार्ट बने हैं। इसकी आगे भी वो चर्चा करेंगे। नाउ द स्ट्रक्चर ऑफ द स्पाइन टेक्स शेप with all the important plexus or glands and ultimately the brain is formed, the so called left and right midbrain। तो ये जो अंदर जो माँ के गर्भ के अंदर जो बच्चे का विकास होता है ये इसकी बात करते हैं। मास्टर सेल से बॉडी किस तरह बनता है, तो वो पहले ये इस तरह के दो राइट और लेफ्ट मास्टर सेल बन गए, उसके द्वारा अभी जो है बॉडी के अंदर स्ट्रक्चर बनना चालू हो जाता है। तो पहले यहाँ नीचे जैसे मूलाधार स्वादिष्ठान कैसा है हमारा स्थल के अंदर, इसी तरह नीचे से इसकी शुरुआत होती है और फिर स्पाइन बनती है, और स्पाइन बनने के बाद ऊपर जो है वो ब्रेन का हिस्सा डेवलप होता है और ब्रेन
के अंदर लेफ्ट और राइट दो मिड ब्रेन हमारे अंदर जो बने हैं, वो इसका कारण ये लेफ्ट और राइट मास्टर सेल है। The distinct characteristic of left and right master cell is held throughout the body system as distinct and separate। तो ये जो राइट और लेफ्ट मास्टर सेल बने, वो दोनों की विशेषता ये है कि वो थ्रू आउट बॉडी के अंदर जो फिर इसके अंदर से जो बनेगा वो एकदम डिस्टिंक्ट होगा, एकदम निश्चित होगा और अलग रूप में होगा, और ये एक सेपरेट होगा, भिन्न होगा। तो इस तरह बॉडी के हर एक हिस्सा जो है वो एक डिस्टिंक्ट भी है और सेपरेट भी है। द लेफ्ट मास्टर हाफ क्रिएट्स द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड द राइट मास्टर हाफ क्रिएट्स द पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम, एंड these systems of nerves enter the left or right portion of the plexus or gland respectively, and therefore half sections of each plexus or gland will be governed as per the nerve system operative under control of left or right master cells respectively। अब ये जो दो पार्ट बने हैं, तो इसमें जो लेफ्ट है, तो लेफ्ट से क्या होता है कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम फिर बनती है। लेफ्ट मास्टर सेल से आगे जाके बॉडी बनता है, तो उसके अंदर स्पाइन बन गई और उसके अंदर अब नर्वस सिस्टम डेवलप होती है। तो लेफ्ट जो मास्टर सेल है उससे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम बनती है, और राइट मास्टर सेल से उससे हमारे अंदर पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम बनती है। और जो हर चक्र जो है उसका जो लेफ्ट पार्ट है उसके अंदर फिर ये सिस्टम नर्वस सिस्टम एंटर होती है और काम करती है। जैसे कि लेफ्ट के अंदर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का कनेक्शन हो जाता है, और राइट जो पार्ट है चक्र का उसके अंदर ये पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम का ये कनेक्शन हो जाता है, और वो फिर इस तरह काम करते हैं। So it is that the less developed a human being is, the less the right half system of nervous is operative, and similarly less the right half of midbrain operative। तो अभी अगर डेवलपमेंट अभी हमारा जो पूरा जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो राइट पार्ट है, राइट मिड ब्रेन है, उसके साथ में जो ये पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है, ये योग की प्रैक्टिस के अंदर सब बात है कि इसको किस तरह डेवलप किया जाए, राइट मिड ब्रेन को किस तरह डेवलप किया जाए, जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो अभी काम नहीं कर रही है हमारे अंदर वो किस तरह काम करे। तो उसका जो है वो योग का अभ्यास से ये होता है। पर व्यक्ति के अंदर जितनी कम ये सिस्टम होती है इतना कम उसका डेवलपमेंट भी होता है, उसके ऑपरेशन जो होता है वो जो कामगिरी होती है वो इतनी कम रूप से होती है, और इसीलिए हमारा राइट पार्ट जो है उसका डेवलपमेंट इतना ठीक रूप से नहीं होता है, स्पेशली राइट मिड ब्रेन और उसके रिलेटेड जो नर्वस सिस्टम है वगैरह। द सिंपैथेटिक सिस्टम ऑफ नर्व्स is in all human beings operative as also in the birds and animal kingdom, with this differences that in birds and animals there is no right side half system of nerves at all, whilst in a human being the entire system is implanted in all details, only that it may not be operative at all or to a slight degree। अब ये पॉइंट आगे भी हम देखा था कि भाई ये जो पशु पक्षी होते हैं उसके अंदर एक ही नर्वस सिस्टम काम करती है, और वो है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। उसके अंदर पैरासिम्पैथेटिक होती नहीं है, क्योंकि पक्षी के अंदर एक तो चक्र ना होता है, ना एस्ट्रल बॉडी होता है, और नहीं चक्र नहीं है तो उसके दो हिस्से का भी सवाल नहीं होता है। अगर दो हिस्से होते हैं तो फिर दोनों के लिए ये दो सिस्टम की ज़रूरत पड़ती है। पर ये जो ह्यूमन बीइंग ऐसा है कि उसके अंदर ही ये सब इम्प्लांट कर दिया है ऑलरेडी, और इम्प्लांट जो किया है उसको धीरे धीरे करके हमें एक्टिव करना है। तो सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक दोनों हमारे अंदर इम्प्लांट है। दूसरे किंगडम जो है एनिमल किंगडम, बर्ड किंगडम, इसके अंदर ये इम्प्लांट है ही नहीं, इसलिए उसको एक ही सिस्टम से जीना पड़ता है, और उसका पर्पज़ ही इतना ही है कि वो एक सिस्टम से जी ले, फिर वो उसके ये ख़त्म हो जाती है उसकी कहानी, उसका आगे कहीं चलता नहीं है,
उसका कोई इवोल्यूशन नहीं होता है, ना दूसरा जन्म होता है, इसलिए उसके लिए इतना ही दिया गया है, इसकी जो ज़रूरत है इतना ही प्रकृति ने उसको दिया है। पर क्योंकि ह्यूमन बीइंग जो है वो उसको इवोल्यूशन में जाना है, आगे जन्म लेके प्रगति करते जाना है और जो पूर्ण बनते जाना है, अभी जो बायोलॉजिकली वो जो अधूरापन है वो सब उसको कंप्लीट करना है, इसीलिए ये दो सिस्टम ह्यूमन बीइंग को दी गई है। Those human beings that live only by the left half of the system of nerves, that is as per sympathetic system of nerves only, live by automatic reflex action only as do the animals. But with sincere practices, even such human beings can make their right half system of nerves, that is the parasympathetic systems, operative. अब जो ये है कि हम बहुत सारे जो सामान्य लोग हैं उसके अंदर ये पैरासिम्पेथेटिक सिस्टम तो काम नहीं कर रही है, वो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम से ही काम करते हैं। और उसका एक क्लियर कट इसका एक ये है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स एक ये है कि ऐसे व्यक्ति हमेशा एक रिएक्शन के रूप में ही जिएगी। ऑटोमेटिक रिफ्लेक्स एक्शन का मतलब क्या? रिएक्शन। और रिएक्शन जैसे पशु पक्षी के अंदर कैसे रिएक्शन होते हैं, उसको जो करोगे इस तरह वो रिएक्ट करेगा। और इसी तरह जो सामान्य मनुष्य है जिसका रेशियो 2482 का रेशियो है, वो सारे लोग जो है वो ऑटोमेटिक रिफ्लेक्स एक्शन के से ही जीते हैं। और हम भी जब 2482 के रेशियो के अंदर होते हैं तब हम देखते हैं कि हमारा भी ऐसा ही व्यवहार होता है, हम ऑटोमेटिक रिफ्लेक्स एक्शन मतलब कि रिएक्शन से भरे होते हैं और रिएक्शन से ही जीते हैं। कोई कुछ कहता है कि तुरंत हम रिएक्ट करते हैं हर चीज़ के अंदर, वो चाहे अच्छे रूप में हो या बुरे रूप में हो, नेगेटिवली हो या पॉजिटिवली है, पर रिएक्शन तो है। तो ये जो है क्योंकि हमारे अंदर जब तक ये पैरासिम्पेथेटिक नर्वस सिस्टम नहीं डेवलप होगी तब तक हम रिस्पॉन्सिव नहीं बनेंगे, रिएक्टिव होते रहेंगे। इसीलिए ये ज़रूरी है कि और दूसरा इसका फिर रेशियो के साथ भी संबंध होगा कि जैसे जैसे आप 5:1 की ओर जाएंगे, 5:1 आपके अंदर डेवलप होगा तो ये पैरासिम्पेथेटिक सिस्टम भी आपके अंदर ऑपरेटिव हो जाएगी और आपका जो ऑटोमेटिक रिफ्लेक्स एक्शन है वो भी कम होता जाएगा। इफ ओनली द लेफ्ट हाफ सिस्टम इज ऑपरेटिव इन इंडिविजुअल्स लिव, थिंक एंड एक्ट बाय द earlier ratio 2482 and those that make use of the right half system can live, think and act by the later ratio 5:1 as when they live their normal householders lives and can reach as high as diagram 3b state of intuition। तो जैसे अभी हमने बात की इस तरह जो व्यक्ति ये लेफ्ट हाफ से जीता है वो उसका जो थिंकिंग है, उसके जो कामकाज है वो सब लो रेशियो में रहेगा, 2482 के अंदर रहेगा। और जिसने अपने अंदर राइट हाफ जो है सिस्टम डेवलप की है उसका थिंकिंग अलग होगा, उसका एक्शन अलग होगा और वो 5:1 के रेशियो से जिएगा। और उसका जो नॉर्मल हाउस होल्डर, उसकी जो ड्यूटीज़ है, उसका जो जीवन है, गृहस्थ जीवन या सांसारिक जीवन, उसके अंदर वो इस तरह जिएगा, एक 248 से जिएगा, एक 5:1 से जिएगा। और दूसरा जो 5:1 वाला है ये वो और आगे जाके डायग्राम 3b तक भी पहुंच सकता है। अब यहाँ एक शब्द किया है डायग्राम 3b स्टेट ऑफ इंट्यूशन। इंट्यूशन का मतलब क्या? ये हमेशा आप देखेंगे कि तवैया जी 3a को इनसाइट कहते हैं और 3b को इंट्यूशन कहते हैं। तो इसका मतलब क्या? तो ये है कि हम नॉर्मली इंट्यूशन किसको कहते हैं कि भाई कुछ अंदर से कुछ प्रेरणा आ जाती है तो उसको हम इंट्यूशन कहते हैं। जैसे कोई फ्लैश आ गया, एक झपकारा हो गया और कोई बात समझ में आ गई तो उसको इंट्यूशन कहते हैं। पर ये जो यहाँ है वो इतनी बात नहीं है।
एक आपको अगर ध्यान में हो तो ये 3B का स्टेज कौन सा है कि जिसके अंदर व्यक्ति जो है वो कॉन्स्टेंटली यूडीएम के संपर्क में रहती है। यूडीएम जो है यूनिवर्सल डिवाइन माइंड या चित्ती, उसके अंदर कांस्टेंट संपर्क के अंदर उसका कांस्टेंट संपर्क में कम्युनिकेशन में रहती है, वो ये 3B का स्टेज है। और 3B के स्टेज के अंदर हमें जो इंट्यूशन, नॉर्मल इंट्यूशन भी आती है, फ्लैश के रूप में भी आती है, वो भी यूडीएम से आती है। पर ये तो पूरे कांस्टेंट 3B के स्टेज के अंदर हमेशा यूडीएम के संपर्क में रहता है। और इसीलिए यहाँ हमेशा तावरिया जी ये शब्द यूज़ करते हैं 3B स्टेट ऑफ इंट्यूशन। तो ये समझना है। और 3A जो है वो इनसाइट का है। So we recapitulate and note that the right and left half master cell systems start from two distinct points we understand as Muladhara, one Muladhara and two Swadhisthana, have a closed circuit arrangement for communication between them, and then proceed to design the structure of the spinal column and the brain and the spinal column. In the brain and in the spinal column at certain levels have important plexus. Normally each plexus is left and right, governed by the left and right systems of nerves, that is the sympathetic and parasympathetic or corrective system of nerves, and so each plexus will work depending on which system is more operative. It is more operative, on which system is more operative. तो ये जो यहाँ ये कहते हैं कि ये जो पहले जो दो मास्टर सेल बने, राइट और लेफ्ट मास्टर सेल्स, उससे ही जो दो पहले पॉइंट जो बने हैं, जिसको हम बाद में चक्र भी कहते हैं, तो वो पॉइंट जो है वो दोनों मूलाधार और स्वादिष्ठान बनते हैं। और एकदम ऊपर का जो पैराग्राफ है जो लास्ट टाइम हमने पढ़ा था, उसमें ये मास्टर सेल से किस तरह ये डेवलप होते हैं उसकी बात की थी कि हकीकत में तो वो एक ऊर्जा का वर्तुल जैसा बनता है कि जो एक एंटी क्लॉकवाइज घूमता रहता है और दूसरा जो है क्लॉकवाइज घूमता रहता है। वही चीज़ आगे जाके मूलाधार और स्वादिष्ठान के रूप में डेवलप होती है और दोनों के बीच में फिर क्लोज सर्किट बनती है। जैसे आप डायग्राम तावरिया जी के देखेंगे तो डायग्राम के अंदर वो बताते हैं कि भाई मूलाधार से स्वादिष्ठान और स्वादिष्ठान के से मूलाधार दोनों की एक सर्किट होती है, दोनों के एक प्राण की एक सर्किट बनती है। तो आप इसमें एरो के रूप में डायग्राम के अंदर देखेंगे कि एंटी क्लॉकवाइज जो मूलाधार है वहाँ से एंटी क्लॉकवाइज जो ऊर्जा है वो चलती है और ऊपर की ओर जहाँ स्वादिष्ठान है वहाँ जाती है और वहाँ फिर वो क्लॉकवाइज घूम के फिर वापस मूलाधार के ऊपर एंटी क्लॉक के ऊपर आ जाती है। तो ये दोनों के बीच में एक सर्किट बनती है और उसकी ज़रूरत ये है कि इसे दोनों के बीच में कम्युनिकेशन बनता है क्योंकि हमारे अंदर जो ऊर्जा है, एनर्जीज है, इसमें जो लाइफ एंड अवेयरनेस की एनर्जी है वो यहाँ जनरेट रहती है। तो ये जिंदगी भर ये जनरेट तो होनी चाहिए, तब हमारे अंदर अवेयरनेस भी कंटिन्यू रहेगी और लाइफ, हमारा जीवन भी आगे बढ़ेगा। अगर ये दो चक्र सर्किट के रूप में अच्छी तरह काम नहीं करेंगे तो हमारे अंदर हमारी जो लाइफ है वो सही ढंग से जो आगे जानी चाहिए वो लाइफ आगे नहीं बढ़ेगी। और दूसरा जो ज़िंदगी में जीने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट तो अवेयरनेस है। अवेयरनेस के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, चाहे हमारी कोई भी लो मात्रा की चाहे क्यों ना अवेयरनेस है, फिर भी वो भी इतनी ज़रूरी है। तो ये जो अवेयरनेस, लाइफ और अवेयरनेस जो है ये दोनों की सर्किट बनने से ये होता है। फिर जो स्पाइनल कॉलम जो बनता है उसके अंदर तो अलग अलग पॉइंट के ऊपर अलग अलग चक्र बनते जाते हैं। नीचे मूलाधार स्वादिष्ठान बना, फिर उसके बाद में ऊपर थोड़ा नाभि के हिस्से के पिछले हिस्से में ये मणिपुर चक्र बनता है। उसके राइट साइड के अंदर कुंडली चक्र बनता है। उसके ऊपर आएंगे तो अनाहत बनेगा, फिर गले के अंदर विशुद्धि बनेगा,
फिर ब्रेन के अंदर सहस्त्रार और बिंदु चक्र है, और आगे फ्रंट के अंदर आज्ञा चक्र है। इस तरह चक्र बनते जाते हैं। तो ये सब एक फॉर्मेशन धीरे 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 करके इसमें होता जाता है, और ये लेफ्ट और राइट के हिसाब से ही सब होता है, और उसमें सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक का हमेशा रोल रहता है। और यहाँ उन्होंने पैरासिम्पैथिक को करेक्टिव सिस्टम भी कहा है, क्योंकि पैरासिम्पैथेटिक जब जागती है और काम करती है तभी हमारे अंदर रियल फॉर्म में करेक्शन आता है। हमारा बॉडी ब्रेन सिस्टम के अंदर जो 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 कुछ अधूरापन है, जो जो कमी है, वो सब करेक्ट होता जाता है और व्यक्ति पूर्णता की ओर जाती है। इसीलिए पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम को यहाँ करेक्टिव सिस्टम भी बताया है। और ये जब पैरासिम्पैथेटिक डेवलप होती है तब उसके अंदर करेक्ट थिंकिंग और करेक्ट एक्शंस उसके अंदर आते जाते हैं। उसके पहले करेक्ट थिंकिंग हमारे अंदर, जब तक सिंपैथेटिक काम करती है तब करेक्ट थिंकिंग नहीं होता है और करेक्ट एक्शन भी नहीं होते हैं। जब पैरासिम्पैथेटिक काम करने लगती है या करेक्टिव सिस्टम काम करने लगती है तब ये राइट एक्शन और राइट थिंकिंग हमारे अंदर डेवलप होते हैं। Each plexus or gland has these characteristics of left and right half, that is the main characteristics of sympathetic and parasympathetic system of nervous influences। तो ये अभी हम जान चुके हैं कि हर एक चक्र के अंदर ये दो पार्ट के अंदर उसका हिस्सा होता है। एक लेफ्ट का हिस्सा है, एक राइट का हिस्सा है, एक सिंपैथेटिक का हिस्सा है, एक पैरासिम्पैथेटिक का हिस्सा है, और ये दोनों नर्वस सिस्टम का इन्फ्लुएंस दोनों पार्ट के ऊपर पड़ता रहता है। सो वी फाइंड द फर्स्ट टू वाइटल पॉइंट्स। तो इससे हमें दो एक प्रमुख चीज़ इसके अंदर समझ में आती है। एक तो फर्स्ट मूलाधार एंड सेकंड स्वादिष्ठान, द मेजर लेफ्ट एंड राइट मास्टर सेल पॉइंट्स रिस्पेक्टिवली, फॉलोड बाय थर्ड मणिपुर एंड फोर्थ कुंडली। Up the spine in the region of solar plexus representing the left and right master cell structure respectively, and then up the spine in the region of heart, the fifth anahat. It is only a single plexus with left and right characteristics clearly defined, and then up the spine in the vicinity of throat near the so-called Adam's apple, Visuddhi, again like anahat plexus, only a single plexus with marked left and right characteristics। तो ये किस तरह ये चक्रों की यात्रा आगे बढ़ती है यहाँ बताते हैं कि पहले तो दो पॉइंट हो गए मास्टर सेल्स के लेफ्ट और राइट के से जो बना मूलाधार और स्वादिष्ठान रिस्पेक्टिवली दोनों बन गए, और उसके बाद में जो डेवलप होता है वो ऊपर मणिपुर और कुंडली डेवलप होते हैं। वो जो है वो सोलर प्लेक्सस का रीजन है, मतलब जो सूर्य चक्र इसको कहते हैं, सूर्य चक्र का ये रीजन, इसको सोलर प्लेक्सस कहते हैं। तो सोलर प्लेक्सस का ये रीजन है जिसके अंदर मणिपुर और ये कुंडली दोनों चक्र उसके अंदर आते हैं। फिर आगे ऊपर जब फॉर्मेशन होता है तो अनाहत बनता है, और अनाहत के अंदर लेफ्ट और राइट दो एकदम क्लियरली कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब कि दो एक क्लियर कट पार्ट उसके है। दूसरे चक्रों के अंदर हम ऐसे देख नहीं सकते, जैसे मूलाधार के अंदर लेफ्ट और राइट जो है वो एक ही चक्र के अंदर है, पर यहाँ अनाहत के तो दो पार्ट ही डिस्टिंक्टली। और इस यहाँ एक बीच में बताया कि एडम्स एप्पल, तो ये कहाँ है, थ्रोट है, मतलब जो गला है, गले से नीचे हम खाना उतारते हैं। तो आदम्स एप्पल क्यों कहा कि ये क्रिश्चियनिटी की एक मान्यता है कि भाई आदम जो सबसे पहला इंसान बना वो आदम था, और जो स्त्री बनी वो ईव थी, और आदम को शैतान ने ललचाया कि भाई तू ये एप्पल खा ले, और ये एप्पल का मतलब जो है कि मनुष्य के अंदर इच्छा, अब जब इच्छा उत्पन्न होगी तो ये पूरा संसार चालू हो जाएगा। तो शैतान की इच्छा थी कि ये संसार अब चालू हो जाना चाहिए,
तो उसके लिए उस आदम को ललचाया और एप्पल उसको खाने के लिए कहा। इस तरह की क्रिश्चियनिटी में वो बेसिक क्रिएशन में बात आती है। तो ये जो थ्रोट जो है वो जिसे जहाँ से हम गले नीचे उतारते हैं उसके पिछले हिस्से के अंदर ये अपने विशुद्धि चक्र है। The twin nerve Ida and Pingala in the astral have corresponding nerve network, the vagus, which goes up the spine, touching all those centers or plexus, having a twin set of nerves, the sympathetic and parasympathetic. अब एस्ट्रल के अंदर ये ईडा पिंगला जो है वो ट्विन है, एक ईडा और एक पिंगला, और उसका जो कॉरस्पेंडिंग हमारे अंदर जो फिजिकल के अंदर जो कॉरस्पॉन्डिंग नाड़ी है या जिसको हम नर्व कहते हैं ज्ञान तंतु, वो वेगस है। वेगस नाम की एक बड़ा बॉडी के अंदर सबसे बड़ा जो नर्व्स है, नर्व्स का बंच है, उसको वेगस कहते हैं। और वेगस के अंदर ये पैरासिम्पेथेटिक और सिंपैथेटिक आती है जो रिप्रेजेंट फिर से वो कॉरस्पॉन्डिंग जो है वो ईडा और पिंगला को करती है। तो सिंपैथेटिक ईडा से और पिंगला से पैरासिम्पेथिक, ये कॉरस्पॉन्डिंग है। कॉरस्पॉन्डिंग मतलब कि जो एस्ट्रल में है इसी तरह फिजिकल में, एक सूक्ष्म में एक स्थूल में। वन सेट ऑफ नर्व विथ लेफ्ट मास्टर हाफ कैरेक्टरिस्टिक्स एंड in the left nostril and the other set of nerves with right master cell characteristics and in the right nostril and the other twin set of the left and right nerves reach the taluka and the left master cell characteristics nerves reach the left midbrain and the right master cell characteristic nerves reach the right midbrain, but on their way they continuously wind फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड राइट टू लेफ्ट। ये किसकी की बात की है यहाँ? ये एक बहुत इम्पोर्टेंट पैराग्राफ है, आप सिर्फ पढ़ जाएंगे तो बहुत सारी चीज़ मिस कर जाएंगे। इसके अंदर एक दो गहरी बात है। एक बात ये है कि हमारे अंदर जो प्राण आता है वो दो रूप से आता है हमारे अंदर प्राण। एक जो है वो हम जो श्वास लेते हैं, श्वास के द्वारा एटमॉस्फेयर से हमारे अंदर प्राण आता है, जो कि हमारे जो लेफ्ट और राइट नॉस्ट्रियल है वो जो ईडा और पिंगला के साथ कनेक्टेड है उसके द्वारा वो मूलाधार में जाते हैं और वहाँ से वो एस्ट्रल में जाता है प्राण, जो हम जिसके लिए हम रिदम की बात करते हैं। और दूसरा जो है वो 5 इंद्रिय के द्वारा अंदर आता है, जिसको हम इनकमिंग इम्पल्स कहते हैं, वो भी प्राण है। तो 5 इंद्रिय के द्वारा अंदर आया वो प्राण जो है वो वहाँ से जो वेगस नर्व है वहाँ से वो ऊपर जाके तालुका के अंदर जाता है और वहाँ से वो मेमोरी लेके विचार बनता है। तो दो प्राण की दो क्रिया है। एक प्राण जो है वो एस्ट्रल में जो घूमता रहता है, वो हमारा श्वास से जो प्राण आता है वो मूलाधार द्वारा एस्ट्रल के अंदर जाता है और वहाँ सर्कुलेशन होके फिर ये दोनों नोस्ट्रिल है वहाँ से वापस निकल जाता है। और दूसरा जो है जो प्राण इनकमिंग इम्पल्स के रूप में आया है वो अंदर जाता है, ब्रेन के अंदर प्रोसेस होता है और बाहर आज्ञा चक्र से वो IASM केंद्रों से बाहर निकल जाता है। तो ये दो प्रक्रिया जो है इसकी यहाँ इन शॉर्ट इन्होंने बात की है। और ये जो लास्ट में कहा ना कि बट ऑन देयर वे दे कंटिन्यूसली विंड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड राइट टू लेफ्ट, ये ईडा पिंगला के लिए कहा है। जो सुषुम्ना नाड़ी जो बीच में है और ईडा पिंगला जो है उसके ऊपर वो इस तरह लिपटी हुई है, जैसे एक बेल किस तरह पेड़ के ऊपर लिपट जाती है। तो आप डायग्राम देखोगे, ये सब स्टडी करते समय आपको डायग्राम देखना चाहिए। और डायग्राम आप देखोगे तो उसके अंदर स्पाइन के ऊपर ये लेफ्ट और राइट जो है वो लिपटी हुई नजर आएगी और धीरे धीरे करके ऊपर जाएगी। तो एक जो है ईडा जो है वो मूलाधार से शुरू होके वो लिपटती हुई
हमारा जो लेफ्ट नोस्ट्रियल है वहाँ तक जाती है, वहाँ उसका एंड आ जाता है। बिगिनिंग जो है उसका मूलाधार है और एंड जो है वो उसका लेफ्ट नोस्ट्रियल है। और दूसरा जो है दूसरी जो नाड़ी है पिंगला नाड़ी, वो जो है वो स्वादिष्ठान से चालू होती है और वो भी लिपटती है, और एक ओर से एक लिपटती है, दूसरी ओर से लिपटती है। आप डायग्राम में देखोगे तो पता चलेगा, दोनों ओर से दोनों अलग अलग रूप में ये लिपटती रहती है। और जो पिंगला जो है वो स्वादिष्ठान से निकल के ऊपर जाके वो राइट नोस्ट्रियल से वो बाहर निकल जाती है, मतलब कि उसके अंदर का प्रवाह राइट नोस्ट्रियल से बाहर निकलेगा। तो इस तरह ये दो चीज़ है, और ये दोनों चीज़ ये लेफ्ट और राइट मास्टर सेल से इसके द्वारा ये बने हैं। तो ये पैराग्राफ में ये समझना बहुत ज़रूरी है कि कान कहाँ से आता है और किस तरह काम करता है। चलिए अभी आगे देखते हैं। Here the two important and vital points are 6 Sahasrara and 7 Bindu for left and right characteristics respectively. These points are deep within the midbrain. अब और दो चक्र है, यहाँ विशुद्धि चक्र पर ख़त्म नहीं हो जाता है। अब ब्रेन का जो अंदर का हिस्सा है वहाँ और दो चक्र डेवलप होते हैं। इसमें लेफ्ट साइड से जो डेवलप होता है उसको सहस्त्रा कहते हैं, और राइट साइड से जो डेवलप होता है उसको बिंदु कहते हैं, और ये ब्रेन के अंदर डीप में रहते हैं। द फोर ब्रेन एंड रियर ब्रेन आर mere sophisticated computers and have also this pair of vital left and right points. And finally the plexus agna, a single plexus, is the point number 8 refer diagram, also having its left and right characteristics called द आग्ना प्लेक्सस। अब हमारे ब्रेन का 4 हिस्सों के अंदर है ना, जिसके अंदर अगला हिस्सा है वो जो IESM केंद्रों वाला है, रजिस्ट्रेशन एरिया जिसको हम कहते हैं, वो हिस्सा वो पहला हिस्सा है। और पीछे वाला जो जहाँ हमारी मेमोरी पड़ी है जिसको 3 कहते हैं, 3A और 3B, तो वो 3 नंबर का जो ब्रेन है वो हिस्सा है। अब ये दो जो है वो प्योर कंप्यूटर की तरह ही दोनों काम करते हैं, जैसे कोई अच्छे सोफिस्टिकेटेड कंप्यूटर्स होते हैं इस तरह ये दोनों काम करते हैं। और जो इसके आगे जो फ्रंट ब्रेन के आगे के हिस्से में जो आज्ञा चक्र आया है, वो आज्ञा चक्र जो है उसके भी लेफ्ट और राइट इस तरह के 2 पार्ट बन जाते हैं। और वो हालांकि अलग दूसरे चक्रों की तरह, मतलब कि अनाहत और विशुद्धि की तरह वो क्लियर कट दिखते नहीं हैं, पर फिर भी इसके 2 पार्ट है। और जब सर्किट बनाते हैं हम, तब नीचे से ऊपर जाता है, तब एक हिस्से से, मतलब लेफ्ट से अगर चालू होता है तो फिर नीचे जाते समय राइट से दूसरे हिस्से से, तो दोनों हिस्सों का एक के बाद एक सर्किट बनाने में उपयोग होता है। All these vital points are in the astral body, and the glands and plexus are at the equivalent points in the physical body, and the most important nerve in the physical body is the vagus, having its twin set of nerves representing the left and right master cell, reaches all these vital points, and so it is often mistaken for Kundalini, which is a force created by certain yoga practices. अब जैसे कि ये एक जो है फिजिकल बॉडी है, एक एस्ट्रल बॉडी है, दोनों के अंदर टिपिकली चीज़ों कॉरस्पॉन्डिंग चीज़ बनाई है। जैसे हम जानते हैं कि भाई ये फिजिकल के अंदर नर्व्स है तो एस्ट्रल के अंदर ये सारी नाड़ियाँ हैं। फिजिकल के अंदर जो चक्र ग्लैंड वगैरह है, एस्ट्रल के अंदर जो चक्र ग्लैंड वगैरह है, तो फिजिकल के अंदर इस तरह की एंडोक्राइन ग्लैंड और दूसरी ग्लैंड जो काम करती है वो ग्लैंड है। इस तरह जो बॉडी जो है वो एक दूसरे के सपोर्ट में किस तरह काम करे, इस तरह ये बनाया गया है। तो एस्ट्रल बॉडी के अंदर
जो ग्लैंड और प्लेक्सस है वो फिजिकल के अंदर वो पॉइंट के रूप में है। इसीलिए तावरिया जी ने कहा कि भाई 21 मेजर पॉइंट्स और 29 माइनर पॉइंट्स हमारे बॉडी ब्रेन सिस्टम के अंदर है। तो ये जो पॉइंट्स है वो इसमें, ये चक्र के भी पॉइंट्स इसमें आ जाते हैं। और ये जो वेगस जो है वो वेगस के अंदर भी दो पार्ट पड़ते हैं, जैसे हमने देखा इस तरह। उसके दो पार्ट, दो चीज़ इसमें से, दो नर्वस सिस्टम निकलती है, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक, जो कि लेफ्ट और राइट का रिप्रेजेंटिंग करती है। और ये जो वेगस जो जिस तरह निकलती है और ऊपर जाती है, तो कई लोग इसको भूल से कुंडलिनी शक्ति मान लेते हैं। और जो लोग, खास करके फॉरेनर्स ने जो किताबें लिखी है उसके अंदर ये गलती उन्होंने की है, उसके अंदर वेगस को कुंडलिनी बताया हुआ है। पर तावरी जी कहते हैं कि ये कुंडलिनी जो है वो तो योग की जो प्रैक्टिस करते हैं तो जो एक शक्ति जन्मती है उसको कुंडलिनी शक्ति कहते हैं। एक फोर्स है, एक शक्ति है, वो अलग चीज़ है, और वेगस जो है वो अलग चीज़ है। द टू master left and right cells, howsoever much they divide and subdivide, do not mix their house. अब देश के जो दो भाग है वो चाहे वो कितने भी डिवाइड होते रहे, लेफ्ट मास्टर सेल और राइट मास्टर सेल, वो पर उसके जो दो हिस्से हैं वो कभी भी एक दूसरे के से मिक्स नहीं हो जाते हैं। वो उसकी जो एक डिस्टिंक्ट जगह है वहाँ हमेशा वो मेंटेन रहते हैं। The twin nerve, Ida and Pingala, are left and right passages, and each a twin passage. इसका मतलब क्या हुआ? ये वाक्य बहुत इम्पोर्टेंट है और बहुत कुछ कहा जाता है। The twin nerves, Ida and Pingala, are left and right passages, and each a twin passage. लेफ्ट एंड राइट पैसेजेस कहाँ वो पैसेजेस है इडा और पिंगला का? तो आप सोचना पड़ता है, जब ये पढ़ते हो तो ऐसे पढ़ जाओगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। तावरिया जी ने ऐसा लिखा है कि आपको मेहनत करना पड़ता है तब जाके आप इसका वो कुछ समझ पाते हैं। और कई चीज़ वो क्लियर कट नहीं लिखते हैं, इस तरह लिखते हैं कि जो बाद में आपको उसको समझना पड़ता है। तो यहाँ ये बात ये करते हैं कि मूलाधार और स्वादिष्ठान दो जो चक्र है, जो दो चक्र है वो दो पैसेज है। वो पैसेज किसके है? एस्ट्रल बॉडी के है। तो मूलाधार जो है वो उसके अंदर एक पैसेज है, और दूसरा जो स्वादिष्ठान है वो दूसरा पैसेज उसके अंदर है। और आगे क्या लिखा है? एंड ईच ए ट्विन पैसेज। उसका मतलब क्या हुआ? ये तो और एक और गंभीर बात शायद आपने सोची भी नहीं होगी, ये बात यहाँ है कि हर एक जो नाड़ी है, इडा और पिंगला, दोनों के ट्विन पैसेज है, मतलब दो पैसेज है। इसका मतलब क्या हुआ कि हर नाड़ी जो है उसके दो हिस्से हैं। मतलब ईड़ा एक नाड़ी है, उसके अंदर दो पार्ट बने हुए हैं, और इसी तरह पिंगला नाड़ी है, उसके अंदर भी दो पार्ट बने, ट्विन पैसेज है। समझे? ये पेपर में कितनी बार पढ़ चुका होगा इतने सालों के अंदर, और मुझे भी आज पहली बार ये पढ़ते पढ़ते अचानक समझ में आया कि ओ ये तो ये कहते हैं कि एक नाड़ी के अंदर दो पार्ट है। हम तो नॉर्मली ऐसे ही समझते हैं कि भाई एक ईड़ा एक पूरी नाड़ी है और पिंगला दूसरी नाड़ी है, और दोनों लेफ्ट राइट नोस्ट्रियल से जुड़ी होती है। पर ये तो यहाँ कहते हैं कि हर एक के दोनों नाड़ियों के अंदर भी दो हिस्से। जैसे ये कैसा कि एक वायर होता है तो एक बड़ा वायर के अंदर हम खोलते हैं तो दूसरे दो वायर निकलते हैं, और वो शायद वो जो नेगेटिव और पॉजिटिव जो करंट की भाषा में कहते हैं, इसके लिए दो वायर उसके अंदर होते हैं। इसी तरह ये जो एक ईडा नाड़ी है उसके अंदर भी दो पार्ट है, और पिंगला नाड़ी है उसके अंदर भी दो पार्ट है, और उसका एन जो है वो नॉस्ट्रियल में होता है। मतलब कि ये बिगिनिंग है और एन जो है वो यहाँ दोनों नोस्ट्रियल के अंदर लेफ्ट और राइट के अंदर होता है। तो क्या होता होगा आप ये सोचेंगे तो कि भाई श्वास हमारा अंदर आता है, उसके साथ में जो प्राण भी आता है,
वो प्राण जो ये दो पार्ट है इसमें से एक पार्ट में से वो नीचे उतरता होगा और वो मूलाधार के अंदर जब मतलब मूलाधार ईडा चलती है तो मूलाधार में वो जाता है और वहाँ से वो एस्ट्रल में एंटर हो जाता है और फिर एस्ट्रल में घूम के फिर वो दूसरा हिस्सा है वहाँ से वो फिर वापस बाहर निकल जाता होगा। तो जैसे कि हमारा बॉडी के अंदर कैसा सर्कुलेशन ब्लड का सर्कुलेशन होता है, इस तरह हमारे एस्ट्रल बॉडी के अंदर प्राण का सर्कुलेशन हमेशा होता है और एस्ट्रल बॉडी में जो प्राण का सर्कुलेशन है वो निरंतर बना रहता है। और इसके लिए जो जरूरी है तो दर एक नाड़ी के अंदर दो पार्ट बना है, क्योंकि कभी भी ईडा और पिंगला दोनों एक साथ साथ में चल नहीं सकती, वो इधर और चलती है। मतलब कि एक जब ईडा चलती है तो पिंगला थोड़ी सुसुप्त रहती है, एक एक्टिव रहती है, और जब पिंगला एक्टिव होती है तो ईडा सुसुप्त हो जाती है। तो मेजर जो प्रवाह है वो एक ही में से ज़्यादा चलेगा और वो फिर वहाँ से वो एस्ट्रल में जाएगा। तो इसके लिए ये ट्विन पैसेज दिए हैं ऐसा मुझे लगता है, पर इसका साइंस बहुत गहरा है और इसको समझना भी इतना ही मुश्किल है, क्योंकि जब तक इसकी हमारे अंदर सेंसिटिविटी नहीं डेवलप होती है तब तक हमें क्लियर कट इसका अनुभव नहीं होता है। तब तक हमें थोड़ा अनुमान करना पड़ता है कि ये इस तरह ये जो है वो एस्ट्रल के अंदर इस तरह का फॉर्मेशन होगा और इस तरह ये काम करते होंगे। तो ये बात यहाँ बताई है। अब आगे कहते हैं प्राण इन एस्ट्रल बॉडी मूव्स लॉन्ग दिस नर्व्स ईडा एंड पिंगला एंड इन द twin vagus nerves the incoming impulses move long and go up the spine, reach the taluka and then form the twin passage on top of the brain to reach the forebrain and the vital centers in the forebrain and reach the agna. Point number 8 refer diagram left and right half respectively. तो यहाँ अभी यही बात जो यहाँ भी उन्होंने ये बताते हैं कि ये जो प्राण जो है वो एस्ट्रल में जो प्राण इन एस्ट्रल मूव्स अलोंग दिस नर्व्स ईडा एंड पिंगला। तो जो प्राण जो हम एटमॉस्फेयर से जो हम अंदर हमारे नाक द्वारा अंदर लेते हैं श्वास, और श्वास के अंदर जो प्राण है मतलब कि जो श्वास लेते हैं उसके अंदर दो चीज़ है। एक तो जिसको शरीर की ज़रूरत है ऐसे सब उसके कंटेंट भी है, जैसे कि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ओजोन वगैरह जो जो चीज़ की ज़रूरत है वो हवा का एक हिस्सा है, और वही हवा के अंदर दूसरा सूक्ष्म हिस्सा है वो प्राण है। तो जब हम नाक से हवा अंदर लेते हैं तो वो जो फिजिकल को ज़रूरी है वो चीज़ें फिजिकल में चली जाती है, और जो सूक्ष्म प्राण जो है वो ये ईडा पिंगला नाड़ी द्वारा अंदर मूलाधार और स्वादिष्ठान से एस्ट्रल के अंदर चले जाता है। क्योंकि ये इस तरह एस्ट्रल का ब्लड समझो इसको कि वो एस्ट्रल का ब्लड है ये प्राण जो है वो। तो वो यहाँ इसीलिए ये बताया है कि प्राण इन एस्ट्रल बॉडी मूव्स लॉन्ग दिस नर्व्स एंड दिस नर्व्स ईडा एंड पिंगला एंड इन द ट्विन वेगस नर्व्स द इनकमिंग इम्पल्सिस मूव अलोंग गो अप द स्पाइन रीच द तालुका। तो ये जो दूसरा जो है वो इनकमिंग इम्पल्स जो 5 इंद्रिय से आता है वो कहाँ से जाता है कि ये वेगस नर्व का हिस्सा जो है वहाँ से वो तालुका में जाता है, और तालुका में से ऊपर से वो फिर आगे की ओर जो ISM केंद्र है वहाँ तक जाता है। तो 2 प्राण के मार्ग है और दोनों की अलग अलग कामगिरी है। ये बहुत क्लियर कट हमें यहाँ बताई है और ये इस तरह हमें समझना है। और वो जो ब्रेन में जाता है वो आज्ञा चक्र से बाहर निकल जाता है, इस तरह इसको समझना है। ऑल दिस वाइटल मूवमेंट्स ऑफ इम्पल्सिस और फोर्स और प्राणा आर ब्रॉट अबाउट कॉन्शियसली एंड करेक्टली बाय एन एडवांस पर्सन, बट इन द ऑर्डिनरी पर्सन इट ऑल हैपन्स अनकॉन्शियसली एंड इनकरेक्टली। अब ये जो सारी प्रक्रिया जो है वो करेक्ट रूप में जो एडवांस पर्सन है, योग में जो आगे बढ़ा हुआ है, उसके अंदर ही ये सारी चीज़ें जो है वो कॉन्शियसली होती है और सच्चे ढंग से होती है। बाकी ऑर्डिनरी पर्सन के अंदर तो ये अनकॉन्शियसली होती रहती है और वो भी
सही मात्रा में नहीं, थोड़ी गलत रूप में होती है। अब अंदर चक्र किस तरह बनते हैं उसका आगे फिर से ये बताते हैं। द वाइटल डिमार्केशन ऑल ओवर द बॉडी स्टार्टिंग विद द फर्स्ट मास्टर सेल इज एन इंडिकेशन ऑफ एन इंडिविजुअल्स प्रोग्रेस ऑन द पाथ। अब ये जो है ये अंदर आपके चक्र किस तरह सेट हुए हैं इसके ऊपर आप ये योग के मार्ग के ऊपर कितने एडवांस है या आपके निम्न है या शुरुआत है, इसका जो पूरा ये है इसका मदार इसके ऊपर रहता है। मतलब कि जो व्यक्ति एडवांस है और जिसने चक्रों के ऊपर काम किया है उसका जो ये फॉर्मेशन, उसका चक्रों की गति, चक्रों का काम करने का ढंग बिल्कुल एक अलग रूप में होता है। और दूसरा जो व्यक्ति सामान्य है जिसने कभी चक्र के ऊपर कुछ काम ही नहीं किया है उसकी चक्र की गति और ये सब जो है इसका फॉर्मेशन ही अलग रूप में है। फॉर्मेशन मतलब वो एनाटॉमिकली के तो सबके एक समान ही है, पर जो इसकी जो कामगिरी है क्योंकि इसके साथ हमारी साइकोलॉजी जुड़ी होती है, तो ये एकदम सही ढंग से अगर ये सब सारे चक्र काम करते हैं तो आपकी साइकोलॉजी अलग होगी, और अगर वो गलत रूप में काम करते हैं या अधूरापन में करते हैं तो आपकी साइकोलॉजी ही अलग हो जाएगी। इसीलिए ये एक प्रोग्रेस का, पर कोई व्यक्ति अपना चक्र की क्या है स्थिति वो तो देख नहीं सकता, मन की स्थिति क्या है वो जान सकता है, पर कोई एडवांस कोई महायोगी होता है तो वो दूसरे का एस्ट्रल भी देख सकता है और उसके अंदर उसके चक्रों की गति क्या है, उसकी स्थिति क्या है, वो देख के वो पता लगा सकता है कि ये व्यक्ति इस मार्ग के ऊपर कितना एडवांस है या कहाँ पहुँचा हुआ है। तो ये बहुत एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि हमारे अंदर इस तरह चक्रों जो है वो इस तरह किस तरह काम करते हैं इसके ऊपर हमारी अंदर की स्थिति या हमारा बीइंग का भी आधार रहता है। बाय साइंटिफिक योगा प्रैक्टिसेस द राइट मास्टर सेल स्लोली टेक्स चार्ज of the individual from one center to another, starting from the first pair of centers or plexus, that is Muladhara and Swadhisthana, and finally going up the spine, reach the brain, and finally the right midbrain with full and proper development takes charge of the internal administration, and the left midbrain, which had so far full sway, begins to cooperate with the right midbrain, which the left midbrain had so far ignored totally, and so now the entire body system work under the administration of the right master cell corrective system. This is the biological development we have noted earlier. तो यहाँ अब ये जो आगे बताते हैं कि जो साइंटिफिक योग की प्रैक्टिस करते हैं तो वो राइट मास्टर सेल जो है अभी वो बॉडी का चार्ज ले लेता है। अभी क्या है कि नॉर्मल व्यक्ति के अंदर तो लेफ्ट मास्टर सेल्स के और सिंपैथेटिक सिस्टम ये सब की कामगिरी ज़्यादा है, पर जैसे जैसे हम प्रैक्टिस करते हैं तो राइट मास्टर सेल अभी हमारा अंदर का बॉडी का चार्ज ले लेगा, वो संभाल लेगा एडमिनिस्ट्रेशन अंदर का, और हर एक सेंटर का धीरे 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 करके जो सेंटर्स है वो मूलाधार स्वादिष्ठान के लेके ऊपर तक के जो सेंटर्स है वो सबका के ऊपर वो अपना वो सबको डेवलप करता जाएगा, और सबका जो डेवलपमेंट होता है तो इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन उसके हाथ में चला जाएगा। जो पहले लेफ्ट मिड ब्रेन के अंदर उसका एडमिनिस्ट्रेशन था और उसके कारण जो गड़बड़ियाँ अंदर चलती थी तो वो गड़बड़ी अब ख़त्म हो जाएगी और कम्प्लीटली राइट मास्टर सेल्स के द्वारा ही पूरा बॉडी का एडमिनिस्ट्रेशन चालू हो जाएगा और करेक्टिव सिस्टम काम करने लगेगी। तो ये सब बायोलॉजिकल डेवलपमेंट की बात भी उन्होंने आगे के नोट्स के अंदर की हुई थी। दिस इज इवोल्यूशन एंड ऑल मैनकाइंड विल रीच दिस इनर स्टेट बट will take millions of years. For the left master cell system is very impressive. It has great intelligence, logic and
makes possible all scientific progress, but it will keep human being as animal in their nature. अब ये जो है वो हमें जो इवोल्यूशन का, हम तो इवोल्यूशन के अंदर है, प्रकृति का भी इवोल्यूशन हो रहा है और व्यक्तिगत स्तर पर भी हो रहा है, पर अगर हम प्रकृति के भरोसे इवोल्यूशन के लिए बैठे रहेंगे तो मिलियन ऑफ ईयर्स हमें बैठे रहना पड़ेगा। तो जब हम प्रयत्न करते हैं तो हमारा इंडिविजुअल इवोल्यूशन स्टार्ट हो जाएगा। और जो ये लेफ्ट जो मास्टर सेल्स के कारण जो ये पूरी जो सिस्टम बनी है वो चाहे कितनी भी इम्प्रेसिव हो, उसके अंदर चाहे बड़ा ग्रेट लॉजिक हो, उसके अंदर ग्रेट इंटेलिजेंस हो, उसकी कामगिरी एकदम साइंटिफिक भी हो, रिसर्च वो कर सकता है, इतनी सारी सुविधाएं, इतनी सारी ये इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सब धुन निकलता है, सब कुछ ये करेगा लेफ्ट मास्टर सेल, पर फिर भी वो स्वभाव के अंदर तो वो पशु जैसा ही रहेगा। और वही चीज़ हम पूरी ह्यूमैनिटी के अंदर आज देख रहे हैं। आज ह्यूमैनिटी ने कितना ऐसे साइंटिफिक दृष्टि से और दूसरे ढंग से कितना सारा प्रोग्रेस कर लिया हर क्षेत्र के अंदर, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक का हो या मेडिकल का हो, इंजीनियरिंग का हो, हर क्षेत्र के अंदर उसने इतना ऊंचा प्रोग्रेस किया है कि हम सोच नहीं सकते। कोई आज से 100-200 साल पहले तो सोच भी नहीं सकता था कि इतना ऊंचा ये प्रोग्रेस हो सकता है। ये सारा सब हुआ है वो लेफ्ट मास्टर सेल से ही हुआ है। पर आज का मनुष्य देखो तो अंदर से तो पशु जैसा ही है, उसके अंदर वही रिएक्शन है, वही लालच है, वही मारकाट है, दूसरे को मार के किस तरह मैं ऊपर चला जाऊं, ये सोच, ये सब कुछ वही की वही है। तो जब तक ये राइट मास्टर सेल्स नहीं जन्मेगा और ये नहीं काम करना चालू करेगा तब तक पूरी ह्यूमैनिटी इस तरह ही जिएगी। Only scientific yoga practices will bring about that progress that will help human beings to act more humanly, and so the development of the right master cell system throughout the body system is most essential. तो ये राइट साइंटिफिक योग प्रैक्टिस के द्वारा हम जब तक इसको डेवलप नहीं कर, राइट मास्टर सेल्स को डेवलप करके प्रोग्रेस नहीं करते हैं, तब तक ये जो है वो हमारा जो कुछ है वो इस तरह लेफ्ट से तो जैसा हमने देखा इस तरह सब कुछ मिलेगा, पर वो चीज़ का कैसे हम राइट यूज़ कर सकते हैं तो वो राइट मास्टर सेल्स डेवलप होगा तब बताएगा। अब एटम की शोध तो कर ली लेफ्ट मास्टर सेल ने, पर एटम का किस तरह उपयोग करना है वो उसको नहीं आता है। तो वो अगर राइट मास्टर सेल जब डेवलप होगा तभी समझ में आएगा कि भाई ये जो एटम है उसका कंस्ट्रक्टिव उपयोग किस तरह किया जाता है। तो इस तरह ये बहुत ज़रूरी है कि राइट मास्टर सेल्स हमारे अंदर डेवलप हो और थ्रू आउट द बॉडी सिस्टम के अंदर वो काम करे। द लेफ्ट हाफ मास्टर सेल्स इज बेस्ड ऑन इंस्टिंक्ट and its most predominant plexus is solar plexus or the Manipur plexus, that is the brain of the body system, and is now necessary to totally make it dormant, that is it should wither and die, and kundli, the right master cell system plexus should keep on developing and blooming. तो अभी ये सब लेफ्ट का जो है वो लेफ्ट का जो इंस्टिंक्ट कहाँ से आती है वो जो है वो जिसको हम मणिपुर चक्र कहते हैं वो इसका प्रीडोमिनेंट चक्र है। और ये इंस्टिंक्ट जो है वो पूरी इंस्टिंक्ट को ख़त्म करके उसको निर्बल करके उसको मार के फिर जो राइट मास्टर सेल से जो बना हुआ चक्र है कुंडली चक्र उसको हमें फिर जगाना पड़ेगा, उसको डेवलप करना पड़ेगा और उसको खिलने देना पड़ेगा ताकि हमारा पूरा जो ह्यूमन बीइंग है वो पूर्ण रूप से डेवलप हो सके। बट इन ह्यूमैनिटीज अर्लियर एंशिएंट डेज इट वाज नेसेसरी टू सर्वाइव एज मैन कंटिन्यूसली लिव्ड नियर एनिमल लाइफ।
रिफर डायग्राम 1। तो वो शुरुआत के समय में ज़रूरी था, ठीक था कि भाई ये मणिपुर चक्र था, तो क्योंकि मणिपुर चक्र के अंदर जो एक बचाव की कामगिरी होती है वो हमेशा मणिपुर करता है। हमारे अंदर कभी भी अटैक होता है तो उसको हम उससे जो बचने का हमारा जिसको कहते हैं ना कि फाइट और फ्लाइट, तो वो जो काम है वो ये मणिपुर का था। और उस जमाने में जब व्यक्ति आदि मानव था, उस जमाने में उसकी ज़रूरत थी, तब ये ठीक था। पर अभी जो है वो अभी हम इतने सिक्योर जी रहे हैं, इतनी सुविधा है, इतनी सलामती है, अब ये जो चक्र है उसकी कामगिरी बंद हो जानी चाहिए और कुंडली चक्र जो है उसका काम चालू होना जरूरी है। Now for future progress, he has to live by intuition. The seat is Kundali and live as man, the human being. Refer diagram 2A and B. And the purpose of yoga is to enable each individual to achieve this end. तो अभी व्यक्ति को ये जो है इंट्यूएशन से जीना चाहिए, न कि इंस्टिंक्ट से जीना चाहिए। इंस्टिंक्ट से जिएंगे तो मणिपुर से जिएंगे, इंट्यूएशन से जिएंगे तो कुंडली से जिएंगे, क्योंकि इंट्यूएशन जो आएगी वो कुंडली चक्र जब डेवलप होगा तब आएगी। और व्यक्ति को जो योग का जो हेतु है वो भी ये पर्पज़ यही है कि व्यक्ति के अंदर इस तरह की ये इंट्यूटिव जो शक्ति है वो जगाड़े और वो इस तरह का उसका वो डेवलपमेंट और अचीवमेंट हो सके। द पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम इज द राइट हाफ मास्टर सेल सिस्टम। इट देयरफॉर फॉलोज दैट सेक्स अवेयरनेस, थिंकिंग एंड बिहेवियर पैटर्न्स ऑल टोटली चेंज टू ब्रिंग अबाउट ए टोटल बायोलॉजिकल कंप्लीटनेस। अब जो हमारे अंदर जो ये जो है सेक्स है, अवेयरनेस है, थिंकिंग है और बिहेवियर की पैटर्न जो है वो सिंपैथेटिक सिस्टम से चल रही है। पर जब पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम काम करेगी तो यही चीज़ सेक्स, अवेयरनेस, थिंकिंग और बिहेवियर पैटर्न ही बदल जाएगी, क्योंकि वो पैरासिम्पैथिक से फिर वो गवर्न हो जाएगी। तो ये चेंज जब आएगा तब हमारे अंदर बायोलॉजिकली कंप्लीटनेस आएगी, बायोलॉजिकली हम कंप्लीट बनेंगे। तो यहाँ पेपर समाप्त होता है। बहुत गहरा पेपर है, दोनों पार्ट है, पूरा बहुत गहरा है, बहुत समझने की ज़रूरत है उसको। आप बार बार इसको पढ़ना, समझना। कुछ समझ में नहीं आया हो तो 1-2 मिनट हम प्रश्नोत्तरी कर सकते हैं। किसी को प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरिओम सर। हाँ हरिओम, बोलिए। वेगस के बारे में थोड़ा सा समझना चाहेंगे सर। वो वेगस फिजिकल बॉडी के अंदर है, वो एक प्रकार की नर्व्स है। वो नर्व्स का मेन ये है कि जिसके अंदर से पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक सिस्टम निकलती है, और जो हमारे अंदर अलग अलग सेंट्रल नर्वस सिस्टम है और दूसरी अलग सिस्टम है। ये सारे आप कोई भी साइंस की किताब में भी आपको सब मिल जाएगा, इंटरनेट पर भी मिल जाएगा। उसके अंदर और कोई गहराई में कुछ समझने की ज़रूरत नहीं है। ये वेगस जो है वो जिसके अंदर से ये 2 ब्रांचेस निकलती है, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक, और हमारे लिए ज़रूरी है पैरासिम्पैथेटिक का डेवलपमेंट। सिंपैथेटिक तो कुछ हद तक ठीक रूप में काम कर रही है, पर पैरासिम्पैथेटिक नहीं काम कर रही है। उसको योग की प्रैक्टिस के द्वारा हम डेवलप कर सकते हैं, इतना ही समझना है। जी सर। ओके। और कोई? सर हम लोग जो रिफाइनरी कर रहे हैं, ये जो अभ्यास सब कर रहे हैं, तो इससे ये डेवलप हो जाएगा हमारा पैरासिम्पैथेटिक। हाँ, धीरे धीरे डेवलप होगा। बहुत साल लगते हैं उसके अंदर, ये सारा डेवलपमेंट के अंदर बहुत सारा समय लगेगा। पर अगर रेगुलर हमारी प्रैक्टिस चालू रहती है तो निश्चित रूप से हमारा ये पैरासिम्पैथेटिक थोड़ी और आप दूसरे ढंग से उसको देखिए कि आपका अगर स्वभाव में परिवर्तन आता है तो समझना कि अभी आपकी पैरासिम्पैथेटिक थोड़ी काम करना चालू हो गई। स्वभाव में परिवर्तन नहीं आते हैं, जैसे पहले थे ऐसे ही आज है, चाहे कितनी भी प्रैक्टिस कर लें,
तो भी अगर ऐसे के ऐसे ही है तो फिर समझना कि अभी हमारी पैरासिम्पेथेटिक सिस्टम काम नहीं कर रही है, क्योंकि इसका एक ही ये मापदंड है कि वो हमारे स्वभाव को परिवर्तित, अभी लास्ट सेंटेंस में पढ़ा ना, इसी तरह हमारा थिंकिंग, अवेयरनेस, वो सब बिहेवियर पैटर्न वो सब चेंज हो जाएगा। तो तब हम समझ सकते हैं कि हाँ अभी पैरासिम्पेथेटिक काम कर रही है। रिएक्शंस कम हो जाएगा। हाँ हाँ, रिएक्शंस कम होना चाहिए, बहुत जरूरी है ये। गुड इवनिंग। हाँ गुड इवनिंग राजू भाई, बोलो। सूरत से बात। हाँ बोलिए। सर ये जो आपने वेगस की बात की जी। अभी हमने जो वो ये वेगस हमने जो एक प्राण जो वन पार्ट ऑफ प्राण जो है हम डिफाइनिंग से उसके ऊपर हम काम कर रहे हैं प्रैक्टिस से। तो वेगस में भी सर इंप्रेशन तो आती है वेगस से। हाँ बिल्कुल, वो भी प्राण आता है। हाँ। तो उसके ऊपर कुछ काम करना चाहिए कि नहीं? नहीं नहीं, ये जो सारे जो तावरिया जी ने जो अभी आप 3 स्टेप करेंगे तो क्या होगा, वो 3 स्टेप तो ओवरऑल ही काम करता है ना आपका। चाहे वो प्राण श्वास के द्वारा आया तो इसका मतलब अगर आपका एस्ट्रल बॉडी तैयार होता है, आपका प्राण रिफाइन होता है, आपका एस्ट्रल रिदम और बैलेंस के अंदर आता है, तो फिर आपका अभी जो आपकी इंद्रिय जो प्राण अंदर लेगी वो उच्च प्रकार का प्राण लेगी ना, तो उसको कोई इसके लिए कोई सेपरेट काम करने की जरूरत नहीं है। ये 3 स्टेप रिदमिक ब्रीदिंग और सारी चीज़ें जो हम करते हैं उसके द्वारा क्या होता है कि हमारा एस्ट्रल जितना भी शुद्ध होता जाएगा, तो एस्ट्रल शुद्ध हुआ इसका मतलब ये कि अभी हमारी इंद्रिय भी और ढंग से ये काम करेगी। इंद्रिय जो इसके द्वारा जो प्राण अंदर आ रहा है वो तो बेसिकली हमारा स्ट्रक्चर के रूप में ही आ रहा है, जैसा स्ट्रक्चर है इस तरह का प्राण अंदर आएगा। प्राण तो प्रकृति के अंदर तो लोअर भी है, मीडियम भी है और हायर भी है। अगर हमारे अंदर प्राण की क्वालिटी जो लोअर है तो वो लोअर प्राण को ही अट्रैक्ट करेगा, चाहे वो थ्रू नॉस्ट्रियल हो या चाहे थ्रू वो अपनी इंद्रिय हो, सेंसेस हो। अब जब हम प्राण का ग्रेड चेंज कर देते हैं, हम प्राण को और उठा लेते हैं, तो अपने आप में जो ये 5 इंद्रियों के द्वारा जो प्राण अंदर आएगा वो भी और ऊपर का प्राण, अच्छा प्राण आएगा। तो इसको लिए कोई सेपरेट कुछ काम करने की जरूरत नहीं है। राइट, अंडरस्टूड। ओके ओके। और किसी को कोई प्रश्न है? ठीक है, तो यहाँ रुकते हैं। हेलो, हाँ जितेंद्र। सर एक क्वेश्चन था। हाँ बोलिए। सर जब हम अभी कॉन्शियस स्लीप के लिए सर जब प्रैक्टिस करते हैं तो उसके लिए जो म्यूजिक अभी 2 म्यूजिक है सर, एक 3 म्यूजिक है कि एक 3SRB सिर्फ ट्यून है, एक 3SRB इन वर्ड्स है जैसे 1 2 3 और एक राधे कृष्णा है। तो सर कॉन्शियस स्लीप के लिए सर कौन सा वाला मतलब यूज करें, प्रेफर करें? नहीं, कॉन्शियस स्लीप के अंदर तो हमेशा प्लेन ही म्यूजिक का उपयोग करना है, पर हकीकत में ये है कि कॉन्शियस स्लीप की जो कमेंट्रीज अवेलेबल है और उसके अंदर ये प्लेन म्यूजिक भी अवेलेबल है। तो आप अगर सेपरेटली कॉन्शियस स्लीप की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो फिर आपको ये म्यूजिक, सिंपल म्यूजिक है उसको ही रख के करना है। पर इससे भी अच्छा ये है कि कमेंट्री की बहुत सारी कॉन्शियस स्लीप हमारे सिस्टम के अंदर अवेलेबल है, तो उसके साथ में करोगे तो आपको ये म्यूज़िक भी अवेलेबल आएगा और पूरा बॉडी को किस तरह पार्ट बाय पार्ट इसको रिलैक्स करना है वो भी आपको मिल जाएगा। तो दोनों रूप से कर सकते हैं आप, पर मेन चीज़ ये है कि म्यूज़िक सिंपल ही होना चाहिए, न राधे कृष्ण न 1 2 3 5 6। सर एक्चुअली अभी थोड़ी ये प्रॉब्लम आ रही थी कि जैसे मैं प्लेन म्यूजिक से प्रैक्टिस करता हूँ तो क्या होता है कि मेरी जो वेन्स वगैरह है, जो जॉ है, ये बहुत ज्यादा टाइट होती जाती है। और जब मैं 1 2 3 पे मतलब उससे करता हूँ तो वो रिलैक्स होने लग जाती है। ठीक है, उस देर के लिए मैं थोड़ा हाँ तो कोई बात नहीं, तो आप 1 2 3 का उपयोग करिए। पर मेरा सजेशन फिर भी है कि कमेंट्री के साथ करोगे तो शायद ये प्रॉब्लम नहीं आएगा, क्योंकि बॉडी जब ज़्यादा रिलैक्स होता है तो एक पॉइंट पर
वो रिवर्स होता है और वो टाइट होने का भी प्रयत्न करता है। जब हम इसको एकदम रिलैक्स करते हैं तो रिलैक्स का अपोजिट पॉइंट के ऊपर वो चला जाता है और टेम्पररीली ऐसा होता है, क्योंकि उस समय प्राण थोड़ा एग्रेवेट होता है, और जब प्राण एग्रेवेट होता है तो बॉडी को स्टिफ कर देता है। वो एक प्रोसेस है, वो कोई उसमें कोई खराबी या कोई गड़बड़ी नहीं है। ठीक है, ठीक है सर। ओके ओके सर, थैंक यू सर। ओके। हाँ, चलिए तो यहाँ रुकते हैं, नेक्स्ट वीक मिलेंगे और फिर 22nd मीटिंग जो है उसको पढ़ेंगे। ये डिस्कोर्सिस 1 जो है वो इसमें 25 मीटिंग है, तो वो हमें ये 2022 तक में, दिसंबर 22 तक में होपफुली ये ख़त्म करना है। डिस्कोर्सिस 1 हम ख़त्म कर देंगे ऐसा लगता है, तो देखते हैं और पढ़ेंगे आगे। चलिए, धन्यवाद, थैंक यू।